हाय दोस्तों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अनाउंस कर दिया था कि हमारे चैनल पे अब एनटीए फिजिक्स का रिविजन्स करवाए जाएंगे और केमिस्ट्री का भी करवाया जाए, जिसमें हम लोग 10 दिन में कोशिश करेंगे पूरे फॉर्मूले रिवाइज कराने के लिए। तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हम आपका पूरा फॉर्मूला चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स है सब हम रिवाइज करवाएंगे। आज हम लोग रिविजन करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन सीरीज। तो मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे हम लोग। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो होता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसमें कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर है मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्या पढ़ेंगे दूसरा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हम लोग ये 2 चैप्टर्स के बारे में पहले देखेंगे। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, पहले ये दोनों की बात हम लोग सिंपली कर देते हैं कि मतलब क्या है, दोनों चैप्टर्स आए क्यों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि किसी भी मेटल पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाया जा रहा है। किससे करवाया जा रहा है? फोटोन से। मीन्स लाइट इंसिडेंट होने से क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होती है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे डी ब्रॉगली ने बोला था कि कोई भी मैटर हो उसके पास डुअल नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर, ये तो हमें पता ही होता है, कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर उसमें रह गए, लेकिन डी ब्रॉगली ने अलग से बोला कि वेव नेचर भी होता है। तो अगर वेव नेचर है तो उससे रिलेटेड क्या होगा? वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम लोग बस यही पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन जो भी है पार्टिकल हमारे पास, क्या पढ़ने है? उसका वेवलेंथ। तो ये 2 चैप्टर में मेनली इस बारे में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इसको। पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, फोटोन के यहाँ पे फोटोन आता है और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराता है। तो यहाँ पे जो भी मेटल होती है उसकी एक अपनी वर्क फंक्शन होती है, जिसको हम लोग फाई से करते हैं। अगर आने वाली फोटोन की एनर्जी इससे ज्यादा हुई तो क्या होगा? फिर ये यहाँ पे फाई इतना एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो एनर्जी बचेगी उससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराएगा। और ये इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो इसके पास क्या आएगी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी से क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या पता चला, जितना भी फोटोन आ रहा है एच में, वो कितने पार्ट्स में जा रहा है? एक मेटल के वर्क फंक्शन में, दूसरा कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? एच म्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई। तो ये इक्वेशन किसने दिया था? ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने दिया था। यहाँ पे आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दे रखा था, बट हम लोग कैसे पढ़ते हैं यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई, इस तरह पढ़ते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं? एच सी बाय लेमडा माइनस फाई। तो हम लोग अभी इस फॉर्मूले को कई तरह से लिख सकते हैं। ई V इक्वल टू एच सी माइनस लेमडा, एच सी बाय लेमडा माइनस फाई, या फिर फाई को, अब फाई भी क्या है? मेटल की अपनी वर्क फंक्शन, ये भी एक तरह की क्या है? एनर्जी है। तो फाई को भी हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा नॉट, जो कि क्या है? यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। मेटल की अपनी क्या है? ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये कह सकते हैं हम लोग। या फिर एच इंटू म्यू नॉट, इसको क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एमिशन के लिए हमें क्या चाहिए कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो हमारी वेवलेंथ आनी चाहिए लाइट की, जो है लैम्डा है, वो क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। बट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से। तो ये कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो ऐसा पोटेंशियल होता है कि जिसको हम रिवर्स डायरेक्शन में लगा के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक सके। तो इलेक्ट्रॉन का जितनी भी एनर्जी रहेगी उतना ही क्या लगाना है हमें? रिवर्स लगा देना है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ईवी मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हमें क्या लगाना है? इतनी ही वोल्ट क्या लगाना है अपोजिट में, तो हम लोग माइनस वी लगा देंगे। तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसके क्या वोल्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे माइनस साइन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जहाँ पे हमें एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, हमेशा ध्यान रखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करंट
ऑलवेज किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करने वाला। तो यहाँ पे ध्यान रखना अगर इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो करंट चेंज होगा, और यही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो ये चीज ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज हुई तो करंट चेंज होगी, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है यहाँ पे। और सेम कंडीशन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ना तो इसका इसके साथ कोई रिलेशन है, ना ही इसका इसके साथ, बस हमारे पास जो रिलेशन है क्या है, आपस में ये रिलेशन है। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तो ग्राफ दे देगा, तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ ही खाली चेंज करना है। जैसे ये है हमारा, तो ऐसे कुछ ग्राफ दे दिया मान लेते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे दे रखा है, ये मान लेते हैं म्यू फ्रीक्वेंसी की, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वीएस है। अब अगर यहाँ पे कोई दूसरा आ रहा है, मान लेते हैं 2 म्यू, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो म्यू फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड है, बाकी और किसी वैल्यू पे यहाँ पे चेंजेस मत कर देना। सेम करंट और इंटेंसिटी में चेंजेस कर देना कि अगर करंट है तो इंटेंसिटी चेंज होती है तो करंट चेंज होगा, वरना करंट नहीं चेंज होगा। बस ये रिलेशन ध्यान रखना, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जो है आई का आई के साथ, म्यू का वी के साथ, ऐसे याद कर सकते हैं, आई के साथ। तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करना था, इतना ही पढ़ना था यहाँ पे। बाकी जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, जो ये हमने इक्वेशन पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव, अब यहीं से वो डिस्प्लेस करके हमेशा ग्राफ देता है, कभी इसको y मान लेता है एम एक्स माइनस सी। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ क्वेश्चन आते हैं, कई तरह के इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी एक इक्वेशन पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीज ध्यान रखनी थी। अब हम लोग आते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हमें क्या, मैंने पहले बताया क्या निकालना, हमें लैम्डा निकालना है, मींस वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट कर देते हैं। वेवलेंथ क्या, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी, या फिर क्या सकते हैं एच बाय एम बी, और क्या लिख सकते हैं एच बाय रूट 2m के, ये हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है वेवलेंथ निकालने का। अब ये किसी भी पार्टिकल का है, बट स्पेशल अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की, तो इसका कैसे निकालते हैं। तो इसका हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, सीधा फॉर्मूला याद कर लेंगे, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा 12.27 अपॉन रूट वी, और ये किस में आएगा, एंजेस्ट्रॉन में आएगा। या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, रूट 150 बाय वी, या ये भी क्या आएगा, एंजेस्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। बात करते हैं प्रोटॉन की, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, ये कितना होगा 0.286 बाय रूट वी। बात करते हैं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन का क्या होगा h पॉन रूट 3m/kT। याद रखना न्यूट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो किस फॉर्म में है, टेम्परेचर के फॉर्म में। ये काफी बार पूछता है यहाँ पे, हमें जब भी देगा न्यूट्रॉन तो यहाँ पे ध्यान रखना हमें टेम्परेचर, अगर प्रोपोर्शनल का भी आता है तो हमें टेम्परेचर ही लेकर चलना है। ध्यान रखना क्वेश्चन में पढ़ लेना टेम्परेचर दिया होगा। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन के लिए। बात करते हैं हम लोग अब अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए क्या होगा 0.101 बाय रूट वी, और ड्यूट्रॉन के लिए देख लेते हैं क्या होगा 0.202 बाय रूट वी। ये सब किस में आएगा, ये सब आना है एंजेस्ट्रॉन में आना है। तो ये हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में इतना हमें अगर याद है तो हमारे क्वेश्चंस यहाँ से होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, क्योंकि जब भी देगा यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हमेशा देने वाला है, वो रिलेशन देने वाला है कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इतना है, तो यहाँ पे रिलेशन कुछ ना कुछ ऐसे v1/v2 पूछेगा, या फिर यहाँ से पूछेगा कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी दोनों के सेम है, तो मास हमें पता होना चाहिए यहाँ पे। तो लैम्डा ई बाई पी क्या हो जाएगा यहाँ पे जैसे देखा जाए लैम्डा ई बाई पी, बाकी सब कुछ अगर सेम है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आप एकदम तैयार रहिए कि हमसे जो भी पूछेगा क्या पूछेगा, प्रोपोर्शनलिटी ही पूछना है। यहाँ से कैलकुलेशन भी बहुत जनरली नहीं पूछता, वो क्या पूछेगा, वो प्रोपोर्शनलिटी ही पूछता है। यहाँ पे रिलेशन 2 का देके रिलेशन ही पूछेगा। अब यहाँ से रिलेटेड हम लोग कुछ और भी अदर वैल्यू भी पढ़ लेते हैं, जैसे आती है यहाँ पे कभी कभी पूछता है पावर बताओ, तो पावर क्या होगी E/T, और ये क्या होगा Hc/λT, और अगर नंबर ऑफ फोटोन है तो NhcλT। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है, वो आपको पूछेगा N/T बताओ, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, हमसे ये पूछ देगा।
n/t की वैल्यू बताओ यहाँ से इस फॉर्मूले, तो यहाँ से क्या होगा p λ/sc, यही तो बनेगा p λ/sc। अब ये फॉर्मूला को रिप्लेस कर, इसीलिए फॉर्मूला ज्यादा नहीं याद करना, बस ये देखते हैं यहाँ से प्रूफ करके बता दी, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस e/t और ये क्या होता है sc/λ या फिर h/μ, ये हो जाएगा। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, बस रख देंगे पावर क्या है nsc/t λ और एरिया नीचे एरिया कर देंगे। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनाता है, यहाँ से जैसे पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तो यहाँ से पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पर यूनिट एरिया, मीन्स n/t एक ही इसकी वैल्यू पूछेगा, तो ये कितना हो जाएगा I λ/sc, ये कितना हो जाएगा I λ/sc। तो इसीलिए फॉर्मूला मत याद करिए, बस जो पूछो, कभी कभी यहाँ पे n/t भी पूछ सकता है एरिया देके, तो ये चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला नहीं याद करना, हमें सीधा पता है पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम और इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाय एरिया, तो हम लोग सीधा इससे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे करवा रहा हूँ कि आपके माइंड में दिमाग में रहे कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे आता है कि फोर्स बताना है, फोर्स, तो फोर्स दो चीजों के लिए हम लोग लिखते हैं, एक हमारा फोर्स हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए और एक हमारा फोर्स हो जाएगा एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, या पार्शली रिफ्लेक्टिंग इसको कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो फोर्स होगा वो सीधा सीधा होता है 2p/c, ये क्या होता है पावर होती है यहाँ पे, ये इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आने वाला है प्रेशर, तो प्रेशर को हम लोग PR लिख देते हैं, इसी वजह से कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2I/c, ये फॉर्मूला। सेम कंडीशन एब्जॉर्बिंग के लिए बस यहाँ पे हाफ हो जाएगा P/c और प्रेशर क्या हो जाएगा I/c, बस यहाँ पे इसी वजह से मैंने इसको कह दिया कि पावर है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये प्रेशर है ये पावर है, ये अलग चीजें हैं दोनों। तो यहाँ पे इसका किसका होगा फोर्स, फोर्स के फॉर्मूला ये दोनों काफी पूछे जाते हैं, मैक्सिमम तो यही पूछा जाता है हमेशा। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, फोर्स का फॉर्मूला, कम से कम ये तो ध्यान रखिए रिफ्लेक्टिंग के लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग कुछ यूनिट और भी ध्यान रखते हैं कि अगर लैम्डा दिया हो फ्रीक्वेंसी दिया तो हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास लैम्डा दिया है, अगर हमारे पास लैम्डा दिया है या फिर फ्रीक्वेंसी दिया है तो हम लोग ई कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो क्या होगा 12,400 अपॉन लैम्डा, ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट ये किस में रखना है एंजेस्ट्रॉन में रखना है, सीधा सीधा एंजेस्ट्रॉन ही रखना है यहाँ पे। और अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तो कैसे निकालेंगे, ये उसका होता है 4.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर क्या हो प्लस 15 इंटू फ्रीक्वेंसी, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वरना फिर तो और भी इसके हैं, या तो फ्रीक्वेंसी दिया हो तो क्या लगा h इंटू म्यू लगा सकते हैं, बट एक कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे कैलकुलेट करने की। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एनर्जी 6.63 हो जाएगा, 6.63। ये फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो तो ये आता है फॉर्मूला, यहाँ पे जो आता है एनर्जी इक्वल टू 6.63 10 टू पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। बट अगर फ्रीक्वेंसी देके और एनर्जी देके फ्रीक्वेंसी पूछिए तो 4.15 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू क्या रख देंगे यहाँ पे एनर्जी रखेंगे, तो हमको ये रखना पड़ता है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। कि अगर एनर्जी देके फ्रीक्वेंसी पूछा तो 4.15, बाकी एनर्जी अगर पूछा फ्रीक्वेंसी देके तो यहाँ पे क्या होता है h प्लैंक कांस्टेंट से सीधा मल्टीप्लाई 6.63 10 टू पावर माइनस 34, ठीक है। अब हम लोग अगला आते हैं, इसके अलावा हम लोग एक और जनरल चीज पढ़ते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। अब इसके बारे में जानना नहीं है क्या होता है, बस इतना समझ लेना है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या करता है। ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है, बस ये ध्यान रखना है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। वैसे जनरली नहीं है, बस इतना पूछता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को 4 ऑप्शन दे देगा तो कॉम्पटन इफेक्ट भी उसमें सपोर्ट करता है। और भी कई चीजें होते हैं लेकिन हमें क्या कॉम्पटन इफेक्ट वाला ध्यान रखना है जनरली, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद एक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, इसने जो डी ब्रॉगली ने जो कहा था उसको सपोर्ट किया था, मीन्स वेव नेचर। डी ब्रॉगली
वो क्या किया था यहाँ पे, सपोर्ट किया था इस एक्सपेरिमेंट ने। मीन्स क्या, यहाँ पे वेव नेचर को इसने किसको सपोर्ट कर रहा है, ये वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा है। ये चीज ध्यान रखना है, वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा है। और इसमें क्या पढ़ना है, इसमें जो मेटल यूज किया था क्या था, वो निकल था, एक ये ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि V इज इक्वल टू 54 वोल्ट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आई थी, और थीटा कितना था इसके लिए, 50 डिग्री। बस इतनी चीजें अगर ध्यान है तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट यहाँ तो साइंटिस्ट के नाम से पता चल रहा है किसने किया था। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे मेटल पूछ सकता है कौन सा यूज किया गया था, किसको सपोर्ट करता है, ये हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कितने वोल्ट पे मैक्सिमम आया था, 50, और ये तो बहुत ही रेयर पूछेगा। तो बस इतना चीजें ध्यान है तो ये एक्सपेरिमेंट भी आपका हो जाएगा। और ये काफी मतलब एम्स लेवल के क्वेश्चन ये वाले, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ से आपके जितने भी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से ये पोर्शन आपका कवर होता है। अगला हमारा आता है हाइड्रोजन एटम। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो हम ज्यादा थियरी पे ध्यान नहीं देंगे। बस आपको ये है कि आपको अगर थियरी पढ़ना है तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और जो भी था थॉमसन इफेक्ट था, तो बोहस मॉडल, ये तीनों बोहस मॉडल पढ़ के जाइएगा, उतना ही काफी रहेगा। बोहस मॉडल ही काफी रहेगा, बोहस मॉडल से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो थियरी यहाँ से देख लीजिएगा, जो भी थियरी एनसीईआरटी में दे रखा है, 1-2 पैराग्राफ का दे रखा है ये। तो हाइड्रोजन एटम में हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला हम लोग कौन कौन सा यूज करेंगे, सबसे पहले जो आने वाला है हमारा फॉर्मूला, वो आने वाला है एंगुलर मोमेंटम का, mvr = nh/2π। पहला फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे n किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे यही पूछता है, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड अपॉन n पे डिपेंड कर रहा है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बनाता है, वैसे इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी पूछता है, बट हम पूरे फॉर्मूले की बात करते हैं। रेडियस, तो रेडियस किस पे डिपेंड होगा, यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे जो दिया था 0.53 n²/z, और ये आता था एंजेस्ट्रॉन में। तो यहाँ से ही पूछता है कि रेडियस किस पे डिपेंड है, तो रेडियस कैसा डिपेंड है, n²/z, ये पूछ लिया। फिर आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है c/137, और यहाँ पे z/n मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे ये नहीं पूछता है हमसे, तो डिपेंडेंसी पूछता है हमेशा। वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, z/n। तो यहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम की डिपेंडेंसी, r की, वेलोसिटी की। अब इसके अलावा और क्या पूछता है, जब हमारे लिए क्वेश्चन टफ हो जाता है, इसके अलावा जो पूछता है, टाइम पीरियड पूछ लेता है। तो टाइम पीरियड यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, 2πr/t। तो t क्या हो जाएगा, 2πr/v, और r किस पे डिपेंड है, यहाँ से दिख रहा है n²/z, और v किस पे, z/n। तो क्या दिख रहा है, n³। तो वैसे हमें ये नहीं याद करने की जरूरत है, हमें तो याद करना है मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है 1/n⁵, क्योंकि इसका जो प्रूव होता है ये लंबा होता है, तो ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें एक सबसे ज्यादा एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन इसी पे आया है ज्यादा करके। और जब ये आता है तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तक वहां तक जा नहीं पाता हमारा दिमाग कि ये कहाँ से आ गया मैग्नेटिक फील्ड और कहाँ पे हाइड्रोजन एटम। तो ये ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 1/n⁵, या हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड हो गए। बात कर लेते हैं थोड़ी सी रदरफोर्ड मॉडल की, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, अल्फा स्कैटरिंग। यहाँ पे क्या था, अल्फा स्कैटरिंग, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बोलते थे उसको हम लोग। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गोल्ड की फॉइल पे, यहाँ पे मान लेते हैं गोल्ड के न्यूक्लियस है, इन्होंने क्या कराया था, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया था, बॉम्बार्डिंग कराया था यहाँ पे। तो क्या देखा था, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए बिना डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ पार्टिकल क्या थे, डिफ्लेक्ट हुए थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे, अपने रास्ते से वापस आ गए थे। इन्होंने ऐसे ही कुछ दिया है थियरी में, ठीक है। तो हमें ये सबसे नहीं मतलब है, हमें जो इनका फॉर्मूला आया था, इन्होंने जो 2 फॉर्मूले बना के दिए थे, यहाँ से जो निकला था, तो यहाँ से जो पहला फॉर्मूला था कि ये न्यूक्लियस है अगर, और अल्फा पार्टिकल हमारा अगर डिफ्लेक्ट होके जा रहा है थीटा एंगल से, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया, मीन्स ये एक यूनिट एरिया अगर ले ले,
तो यहाँ से ऐसे थीटा एंगल पे कितने सारे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला आया था ये डिपेंड होता है n इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा बाय 2 पे पावर ये 4। ये चीज ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया, पार्टिकल पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल जाएगा, वो ऐसा लिख के देगा कि यहाँ पे 100 पार्टिकल है 60 डिग्री पे, तो बताना है 30 डिग्री पे कितने पार्टिकल होगा, तो इससे लग जाएगा। दूसरा इन्होंने बताया था इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है इसके न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो होता है ये b, ये होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या किस पे डिपेंड करेगा, इसके न्यूक्लियस से एक स्ट्रेट लाइन खींचो और जिससे ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं b, इसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये b हो जाता है हमारे पास इम्पैक्ट। अब ये एम्स का था बट इस बार इंक्लूड हो गया तो यहाँ को पढ़ाना पड़ेगा इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये किस पे डिपेंड होता है, ये होता है 1 बाय cot थीटा बाय 2। क्या होता है ये 1 बाय cot थीटा बाय 2। तो ये चीज ध्यान रखना है, ज्यादा तो यही पूछना है कि अगर यहाँ से बनाएगा रदरफोर्ड से तो ये वाला पूछेगा। इसके अलावा एक और था यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मीन्स कितना क्लोज तक गया है वो हमारा अल्फा पार्टिकल। ये न्यूक्लियस था तो जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से वापस आया तो ये कितना दूर तक गया, इसके न्यूक्लियस से कितना r0 मान लेते गया, तो कितना गया वो हमें बताना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, इनिशियल जो भी एनर्जी थी हाफ mv² इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या पोटेंशियल बन जाएगा, तो पोटेंशियल लिख देंगे k, क्या लिखेंगे ZE अपॉन r0, यही तो लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल। बस यहाँ पे ये r0 की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको रिप्लेस करके r0 की वैल्यू, बट ये तो न्यूमेरिकल पूछेगा। और डिपेंडेंसी क्या पूछता है, यहाँ पे पूछता है r0 m पे कैसे डिपेंड है, ये पूछ सकता है। और यहाँ पे पूछता है कि वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड है, ये पूछ सकता है। तो हमारे पास इतनी चीजें पूछता है यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखनी थी यहाँ पे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से कि क्लोजेस्ट अप्रोच वाली ये r0 की वैल्यू पूछेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एनर्जी, हाइड्रोजन एटम पे। एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन क्या होती है -13 पर, हमने किसकी बात की थी, रेडियस की बात कर ली थी, वेलोसिटी की बात कर ली थी, एंगुलर मोमेंटम की, एनर्जी की बात -13.6 क्या हो जाएगा यहाँ पे z² अपॉन n², ये हुई थी एनर्जी। ये हमारी क्या थी एनर्जी। अब ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है एटॉमिक नंबर। ये हाइड्रोजन के लिए क्या कर देंगे 1, तो हाइड्रोजन के लिए तो जो देखा गया था ये मान लेते हैं हाइड्रोजन का है, तो इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड, इसी तरह क्या होंगे थर्ड होगा और क्या होगा फोर्थ होगा। तो इसके लिए जो E1 पहले वाली की जो एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1, तो क्या आएगा -13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। E2 जो आई थी यहाँ पे क्या रख देंगे, Z वही रहने वाला है, क्या 4 हो जाएगा, तो ये आती है -3.4। इसी तरह E3 जो आती है वो आती है -1.51, और जो E4 आती है वो आती है -0.85। अब इतनी चीजें मैं इसलिए याद करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनाया है वो हमेशा यही कहता है 2 से 3 में आने के लिए, 3 से 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या कितनी एनर्जी एमिट होगी। तो अगर हमें ये वैल्यू सीधा याद है तो हम लोग क्या इसको लगाने की जरूरत ही नहीं कि एक बार पहले दूसरे की निकाले फिर तीसरे की निकाले। हमें इतनी वैल्यू अगर याद है हम क्या करेंगे यहीं से सीधा, अगर क्या करता है 2 से 3 में जा रहे तो क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो कर देंगे -1.51 माइनस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा है -1.51 माइनस, और ये क्या -3.4। बस इसको क्या करना है -1.51 प्लस 3.4, तो लगभग कितना 1.4 के समथिंग आएगा। तो मतलब हमें सीधा क्या करना है, हमें ये पूरा फॉर्मूला ना लगा के हम लोग सीधा इतना लगा। बस ये हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए ये ध्यान रखना है, सबके लिए नहीं, हाइड्रोजन के लिए। इसके अलावा कहीं एनर्जी चेंज आता है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो हमें चलना पड़ेगा उसी तरह। E = -13.6 Z² अपॉन n²। अब एनर्जी चेंज पूछता है तो E1 मान लेंगे, तो ये ऑर्बिट मान लेते हैं n1। अगर सेम पार्टिकल है हमारा तो एटॉमिक नंबर क्या रहने वाला है सेम, मान लेते हैं हीलियम के लिए पूछा है एटॉमिक नंबर क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसको -13.6 और ये Z² अपॉन n²। अब यहाँ पे अगर पूछा है चेंज तो डेल्टा E
E2 माइनस E1। अब हमारे पास कोई और है ही नहीं, तो हमें क्या करना, इससे रख के चलना पड़ेगा। एक बार E2 की वैल्यू रखो यहाँ पे, फिर E1 की वैल्यू रखो, फिर इसको कैलकुलेट करो। तो ये डेल्टा है। वैसे डेल्टा ही नहीं पूछता है वो हमेशा जब भी एमिशन करा के अगर हाइड्रोजन के अलावा पूछता है तो वो हमेशा लैम्डा पूछता है, फिर कि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ पे लैम्डा इतना निकल रहा है, तो ये लैम्डा का पूछता है कि कितना लैम्डा होगा। तो इसके लिए 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1 माइनस फाइनल मीन जिसमें आ रहा है 1 माइनस N1²। ये तो ये हमसे पूछेगा। अगर चेंज इन एनर्जी पूछेगा तो फिक्स है, हाइड्रोजन के लिए पूछेगा। और अगर ये ऐसा पूछता है अदर के लिए तो लैम्डा ही पूछना है उसको। अब 1/λ, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके 1/λ, फिर इसको यहाँ पे क्या इन्वर्स कर देंगे। बट 1/λ को क्या कहते हैं, याद रखना, कभी कभी पूछता है 1/λ को हम लोग कहते हैं वेव नंबर। तो कभी पूछा अगर वेव नंबर कितना है तो ध्यान रखना क्या निकालना है हमें बस 1/λ निकालना है। लैम्डा नहीं, क्या निकालना है 1/λ, हमें यही वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। तो ये वेव नंबर, ये एम्स का है कि एम्स में पूछता है वेव नंबर। तो कंफ्यूज आते बच्चे ये क्या है वेव नंबर, तो 1/λ ही क्या है वेव नंबर है। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजिशन से। जब यहाँ पे आई है लैम्डा, तो यहाँ पे ट्रांजिशन से रिलेटेड हमें क्या आता है, सीरीज बन जाती है। पहला सीरीज लाइमन सीरीज, दूसरा बामर, तीसरा पास्चन सीरीज, चौथा ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज, पांचवा। अब ये सीरीज क्यों दिया गया था, यहाँ पे इस बेसिस पे दिया गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में आ रहा है, लाइमन में। लाइमन में उसको कहाँ आना है, उसको फिक्स है लाइमन में पहले ऑर्बिट में आना है। बामर में उसको आना है सेकंड ऑर्बिट में। कहीं से भी आए वो आएगा कहाँ पे, अगर कह दिया कि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बामर सीरीज, बामर जैसे कहा तो हमें कहाँ लेके आना है उसको फाइनल, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में। उसी तरह पास्चन बोलेगा तो कहाँ लेके आना है, तीसरे ऑर्बिट में। ब्रैकेट कहेगा तो कहाँ लेके आना है, चौथे ऑर्बिट में। और यहाँ पे फंड कहेगा तो पांचवें ऑर्बिट में। और लेके कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेके 1 में आना है तो कहाँ से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, इसी तरह आ सकता है ये इसके आगे से। और इसी तरह 2 में लेके आना तो कहाँ से आ सकता है, 3, 4, 5, सेम इसी तरह सब में हो जाएगा यहाँ पे रिपीट। तो याद रखना ये सीरीज। अब जो ये पहली होती है, मान लो 2 से अगर 1 में आ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन हमेशा क्या होगा, पहला वाला ट्रांजिशन होगा। अब जो भी कहते हैं लाइमन बोला है तो कहाँ लेके आना है उसको 1, और फर्स्ट लाइन मतलब इसका कहाँ से शुरू करेंगे 2 से। ये चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे। इससे रिलेटेड और कुछ पूछ लेता है यहाँ पे, लैम्डा यहाँ पे पूछता है मैक्सिमम, या कभी कभी पूछता है लैम्डा मिनिमम। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम या लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ से इससे पहले एक चीज ये समझ लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से हम लोग जैसे जैसे दूर जाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या होता है, हमारी एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी घटती है, चेंज इन एनर्जी क्या होती है, ये भी डिक्रीज होती है। तो चेंज इन एनर्जी क्या होनी यहाँ पे, डिक्रीज होती है। तो ट्रांजिशन के टाइम अगर हमारा ट्रांजिशन बाहर से हो रहा है, जितना दूर जा रहे हैं, चेंज एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, तो लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज, तो लैम्डा मैक्सिमम आएगा उस टाइम। तो लैम्डा मैक्सिमम हम लोग कब कह सकते हैं, इनफाइनाइट से आ रहा हो। कहाँ से आ रहा हो लैम्डा मैक्सिमम, जब इनफाइनाइट से आ रहा हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी क्या होनी है, कम होनी है उस टाइम, तो लैम्डा क्या होना है, मैक्सिमम। तो ये चाहे ध्यान रखना। और आएगा कहाँ से, जिस भी लाइन की कहे, लाइमन, बामर, पास्चन, जिसकी भी कहे, लेकिन आना कहाँ से इसको, ये N1 कहाँ से आएगा, ये इनफाइनाइट से। तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम। बात करते हैं लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम कहाँ होगा, तो जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा, तो एनर्जी डिफरेंस कहाँ होगा, पास आने पे होगा, क्योंकि दूर जाने पे क्या हो रहा है, एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है, पास आने पे एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे बढ़ेगा। तो एनर्जी डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। तो याद रखना, जब पास वाला ट्रांजिशन हो, मतलब 2 से 1, या फिर जो भी सीरीज है हमारी, पहली लाइन कौन सी होगी, ये फर्स्ट लाइन, इसको हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन। तो फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन हो। अब किसी की मान लेते हैं अगर कि ये N2 में आएगा तो N1 इसके लिए कितना होगा, N2 + 1। मान लेते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे आना है, ये फाइनल ऑर्बिट, यहीं पे इसको आना है, मैंने कहा नजदीक आना है। और ये हो जाएगा इसका N1, यहाँ से इसको आना है।
तो n1 क्या है, जस्ट इसके पास वाला, तो मैंने यही लिखा है n1 क्या होगा n2 प्लस 1 जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर लैम्डा मैक्सिमम पूछ रहा है तो हमें कहाँ से लेके आना है, इनफाइनाइट से। बट अगर लैम्डा मिनिमम पूछ रहा है तो ये सीरीज का नाम देके पूछेगा कि लाइमन बार्मात पास्चन कौन सा सीरीज। तो उसके लिए हमें n2 तो फाइनल डिसाइडेड होगा कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। लाइमन में 1, पास्चन क्या होगा, बार्मन में 2, तो ये डिसाइड होगा। और इसके लिए कहाँ से लेके आएंगे, जस्ट उसके अबव वाले से। जैसे लाइमन में अगर 1 में आना है तो कहाँ से लेके आएंगे, 2 से 1 करेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना, लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम में, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं सीरीज लिमिट कहते हैं। लैम्डा मैक्सिमम को क्या है, इसका नाम देता है सीरीज लिमिट। तो मॉडर्न में ऐसा नहीं कि वो टफ है, मॉडर्न में बस लैंग्वेज का खेल करता है वो, वेव नंबर, सीरीज लिमिट। अभी यहाँ पे आएगा एमिशन लाइन, तो यहाँ पे बस इतना ही करने वाला है, बाकी क्या है फॉर्मूला ही ये सब। अब बात करते हैं एमिशन लाइन की। तो नंबर ऑफ एमिशन लाइन कितना एमिट करेगा, अगर हाई ऑर्बिट से, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो नंबर ऑफ एमिशन लाइन जो करेगा n(n-1/2). तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ एमिशन लाइन। जिस भी ऑर्बिट से आ रहा है हमें क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एमिशन लाइन। यहाँ पे ये फॉर्मूला सीधा सीधा कर देना है। वो ऐसे लिख के देगा कि हमारा 6 ऑर्बिट से आ रहा है, फिर तो यहाँ पे क्या n की वैल्यू पुट कर देनी है, नंबर ऑफ एमिशन लाइन आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, हाइड्रोजन से रिलेटेड ये हो गए कुछ फॉर्मूले थे हमारे। अब हम लोग आते हैं एक्सरे पे। तो एक्सरे में हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि एक्सरे से क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं, और जो क्वेश्चन है वो भी फिक्स है, क्या पूछ रहा है वो मैं बता भी दे रहा हूँ, जो आएगा वो यहीं से आना है क्वेश्चन। तो एक्सरे में सबसे पहले जो आना है यहाँ पे, ये मोजले इक्वेशन ही पूछता है। मोजले इक्वेशन ही जनरली ये पूछेगा। तो ये मोजले इक्वेशन क्या होता है, मोजले इक्वेशन जो अपना हो जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। और यहाँ पे ए की वैल्यू वो पूछेगा, तो ए की वैल्यू क्या होती है, √3RC/4। तो यहाँ से ये सब ये पूछ सकता है। उसके अलावा क्या पूछता है, जो हम लोग एक्सरे एक्सपेरिमेंट करते हैं कोलिज ट्यूब में, इसमें एक हम लोग जो पोटेंशियल लगाते हैं, तो इससे हमारा एक आता है कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ, तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी यहाँ पे, SC/EV। तो यहाँ से ये चीज ये नहीं पूछेगा यहाँ पे, या तो कैलकुलेट कराएगा, वैसे कैलकुलेट नहीं, यहाँ से ये पूछता है कट ऑफ वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है। तो ये ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने कोलिज ट्यूब पे लगाया था। ये कभी ये इस पे पार्टिकल पे नहीं, एटॉमिक नंबर या किसी पार्टिकल पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, नॉट डिपेंड अपॉन पार्टिकल, ये चीज ध्यान रखना, यही पूछता है हमसे। किसी भी पार्टिकल के लिए कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी उस एक्सपेरिमेंट के लिए, सेम आने वाली है, क्योंकि पोटेंशियल जब तक सेम है कट ऑफ वेवलेंथ क्या आएगी, सेम आएगी, पार्टिकल पे डिपेंड नहीं है। तो यहाँ से फिक्स है कि यही क्वेश्चन पूछने वाला। इसका एक जो ग्राफ देता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ उठा के ये देता है। तो इस ग्राफ में आप ये देख लीजिएगा के अल्फा और के बीटा, या एल अल्फा एल बीटा, बस यहाँ पे के और एल की पोजीशन देख लीजिए कि यहाँ पे के है कि यहाँ पे के है, यहाँ पे एल है कि यहाँ पे एल है। बस वैसे फिगर में दे रखा है एनसीईआरटी में, हमेशा यही ग्राफ देना है, वो के और अल्फा, के और एल को यहाँ पे डिस्प्लेस करता है ये चीज। वरना क्वेश्चन तो यहाँ से बनाएगा या तो फिर यहाँ से बनाएगा, यही सेंटेंस हमेशा पूछता है। करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस में यही पूछना है। आप कितने भी साल का पेपर उठाए, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस में हमेशा यही पूछा है कि नॉट डिपेंड अपॉन पार्टिकल। तो ये एक्सरे में इतना ही पढ़ना था। आते हैं हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वैसे जनरली हमें न्यूक्लियाई पढ़ना है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं पहले। तो न्यूक्लियस और जो हमारा ये पूरा एटम है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, इसका हमसे सबसे पहले यही पूछता है, 10⁻⁻20 के रेंज का होता है, और ये 10⁻⁻15। अच्छा ये क्या -15 क्या फर्मी हो जाएगा ना यहाँ पे, मीटर ये, तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एटम है, ये है एटम रेडियस, और ये क्या है, ये केवल न्यूक्लियस का रेडियस है। तो पहले तो यही पूछेगा हमसे। ये अगर बाय चांस सिंपल या थ्योरी में ये पूछेगा कि न्यूक्लियस रेडियस क्या है, तो यहाँ पे यही पूछ लेगा हमसे 10⁻⁻20 रेंज का है, 10⁻⁻15 ये, या तो फिर दोनों का रेशियो पूछेगा। न्यूक्लियस वॉल्यूम ऐसे लिखेगा कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपॉन एटम का वॉल्यूम, तो यही कर देना है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू
4/3, क्योंकि दोनों क्या होंगे, स्फीयर के तरह ही होंगे ना, बस एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, r³। तो यहाँ पे वॉल्यूम किस पे डिपेंड हो जाएगा, r³। अब हमें रेडियस पता है इसका 10⁻⁻20 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻20 का क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा 10⁻⁻15 का क्यूब। बस इसको कैलकुलेट कर देना है, तो ये हमारा क्या आएगा, बस यहाँ पे रेशियो आ जाएगा वॉल्यूम के टर्म में। तो यहाँ पे हमसे ये पूछेगा या तो फिर ये पूछेगा। अब यहाँ पे रेडियस डिसाइड कैसे होता है, अगर और क्या पूछ सकता है रेडियस से रिलेटेड, अलग अलग एटॉमिक नंबर, अलग अलग मास नंबर देके। तो यहाँ पे रेडियस जो होता है मास नंबर के क्या होता है 1/3 पे डिपेंडेंसी होता है। ये हमसे पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या होता है रेडियस मास नंबर के 1/3 पे डिपेंड करता है, यहाँ से ये पूछेगा। अब रो की बात करते हैं, डेंसिटी भी पूछ लेता है। तो डेंसिटी खाली वो आपको फंसाने के लिए पूछता है, वरना डेंसिटी हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट ही रहने वाली है। डेंसिटी किसी भी एटम्स के लिए, एटम के न्यूक्लियाई के लिए, एटम के लिए क्या रहने वाली है, वो कांस्टेंट होती है। याद रखना, डेंसिटी किसी के लिए पूछे, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे कंपेयर करा देगा, हाइड्रोजन का मास नंबर इतना है, और हीलियम का मास नंबर इतना है, तो इसकी डेंसिटी अगर जितनी भी दे रखी है रो है तो उसकी कितनी हो, तो याद रखना रो ही होना है। डेंसिटी क्या रहनी है यहाँ पे, कांस्टेंट रहनी है डेंसिटी। अब आते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की बात करते हैं। तो हमने न्यूक्लियस से रिलेटेड इतनी बातें कर ली। इसमें हमें पढ़ना क्या था, जनरली रेडियो एक्टिविटी पढ़ना था यहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी। तो जैसा कि पता चल रहा है रेडियो एक्टिविटी मीन्स ये कोई प्रोसेस है जिसमें क्या निकल रहे हैं, रेडियो वेव्स अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारे यही पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पे जो सबसे पहले आता है कि कोई पार्टिकल अगर अल्फा बीटा गामा कर रहा है तो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, या फिर वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो डिसइंटीग्रेशन जो इसका dN/dt मीन्स एक्टिविटी होती है, वो डिपेंड होता है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे। जितने उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा रहेंगे उसका क्या रहेगा, उसका डिसइंटीग्रेशन तेजी से होगा। यहाँ से भी इसको लगाते हैं, इक्वल हटाते तो क्या आता है लैम्डा इनटू एन। ये लैम्डा क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इस वजह से मैंने लिखा दिया है क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिख के देता है कि यहाँ पे न्यूक्लियाई n है, एक्टिविटी इसकी A1 है, N1 की A1 है, N2 की A2 है। तो यहाँ पे फिर λ2/λ1 ऐसा कुछ कंपेयर, तो हमें ये सीधा सीधा, अब ये एक्टिविटी दे रखी है, मीन्स पूरा दे रखा है हमको A1, तो ये इस वजह से मैंने इसको करवाया, वरना ये ज्यादा क्वेश्चंस पे बनते नहीं है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि रिमेनिंग जो हमारे रिमेनिंग पार्ट होते हैं n, वो होता है इनिशियल इनिशियल इंटू ई पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ये होता है रिमेनिंग। हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बस ये ध्यान रखना है क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। अच्छा डीके वाला अगर पूछे तो डीके वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर देना। तो डीके वाला मान लेते हैं एन डैश, इतना डीके हो गया, ये तो रिमेन है, और डीके कितना हुआ, तो क्या करना है इनिशियल में से माइनस कर देंगे। तो इनिशियल में से एन नॉट में से क्या कर देंगे माइनस, यही तो डीके होगा, तो माइनस लैम्डा टी। तो ये मैंने तो लिखवा दिया, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, 1 माइनस ई पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो अगर रिमेनिंग इस टर्म में अरे डीके अगर इस टर्म में पूछे तो रिमेनिंग सबको याद होता है, पर अगर डीके पूछ ले तो इनिशियल में से क्या करना है माइनस कर दो, जितना बचा हुआ वही क्या होगा डीके हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डीके के फॉर्म में। अब इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग 1/2 पे पावर n नॉट, और n क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो n हो जाता है अपने पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और क्या लिखते हैं इसको टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, क्योंकि अगर हमारे पास हाफ लाइफ अगर 1 घंटा है और टोटल टाइम 5 घंटा दिया है तो कितना हाफ लाइफ 5/1, 5 हाफ लाइफ कंप्लीट हुआ। तो ये होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टी अपॉन टी हाफ, ये हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन के फॉर्म में n इक्वल टू n नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी, या फिर n नॉट 1/2 पे पावर n, ये हो गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन से एक पूछता है कि हाफ लाइफ से रिलेटेड। अब हाफ लाइफ क्या होता है, जहाँ पे 50% डिके हो जाए, 50% बचा रहे, ये होता है 50% डिके और 50% क्या हो गया बचा। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 0.693 अपॉन लैम्डा, या फिर ये हमारा हाफ लाइफ हो गया, इसी को हम लोग कह सकते हैं नेचुरल लॉग 2/λ, इस टर्म में कह सकता है, ये हो गया। अब इसके अलावा और क्या पूछ सकता है यहाँ पे,
मीन हाफ लाइफ, मीन, तो यहाँ पे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये 1 अपॉन लेमडा होता है, जो 1 अपॉन लेमडा, यहाँ पे लेमडा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वेवलेंथ नहीं है ये, और वहां पे 1 अपॉन लेमडा क्या था, वेव नंबर था, तो यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा क्या है, टाउ मीन है, मीन हाफ लाइफ। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टाउ, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टी हाफ अपॉन 0.693, और ये वैल्यू जो आती है 1/0.6, ये आती है 1.44 टी हाफ। इसको और क्या लिख सकते हैं, √2 भी तो लगभग लिख सकते हैं, √2 टी हाफ। तो ये वाला अभी तक नहीं आया, बट हो सकता है ये भी पूछ सकता है, √2 इंटू टी हाफ क्या है, तो क्या है, टाउ मीन है। तो टाउ मीन का क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1/λ टी हाफ अपॉन 0.693, और ये क्या होता है 1.44 टी हाफ या फिर √2 टी हाफ। तो ये चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब इसके अलावा हमारे पास पूछता है, तो ये हमने एमिशन की बात कर ली, तो ये अगर एक ही हमारा न्यूक्लियाई है, तो अगर खाली अल्फा पार्टिकल कर रहा है या बीटा कर रहा है, जिसका भी एक हाफ लाइफ दिया है, तो ऐसे हम लोग करेंगे। बट अगर एक ही न्यूक्लियस में 2 हाफ लाइफ देके रखा है, कि अल्फा का T1 है, T1 हाफ लाइफ, और बीटा एमिट कर रहा है तो T2 हाफ लाइफ है, तो हमें पूछेगा कि बताओ कितना डिसइंटीग्रेट हुआ, कितना बचा है। तो उसके लिए क्या पता, उसके तो लिए पहले नेट हाफ लाइफ पता होनी चाहिए ना, कि अल्फा के लिए तो T1 है, बीटा के लिए T2 है, बट अगर टोटल के लिए पूछ रहा है तो नेट, तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं 1/T हाफ। ये जो नेट होता है, ये होता है 1/ पहले का हाफ लाइफ, और क्या होता है +1/ दूसरे का हाफ लाइफ। ये चीज ध्यान रखनी है। और यहीं से आता है λ=λ1 प्लस, ये एम्स लेवल का है, ये एम्स का है, क्योंकि यहीं से पूछता है एम्स में कि अल्फा एमिट होता है तो T1 हाफ लाइफ, बीटा एमिट होता है T2 हाफ लाइफ, तो बताओ 4 घंटे में कितना बचेगा, कितना खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछता है। तो हमें पहले एक हाफ लाइफ पता होनी चाहिए कि नेट कितनी हो जाएगी हाफ लाइफ, तो 1/T1 प्लस 1/T2, ये चीज यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, नेट हाफ लाइफ निकाल देंगे। फिर उसके हमें टोटल टाइम दिया रहेगा, तो उससे डिवाइड करने के क्या आएगा, n आ जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, फिर क्या रख देंगे 1/2 पे पावर n। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ कंडीशंस आ जाता है। बस यहाँ पे लड़के उस टाइम कंफ्यूज जाते कौन सा हाफ लाइफ रखे, अल्फा की बीटा, नहीं, हमें निकालना है नेट 1/T1 प्लस 1/T2 करके, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा हम लोग के पास और कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है यहाँ पे, अब अल्फा, बीटा और गामा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला नंबर तो इनके मास से पूछता है कौन ज्यादा है, तो यहाँ से पता ही अल्फा ज्यादा होगा, उसके बाद बीटा और गामा क्या होगा, सबसे कम होगा, यहाँ से आपको पता है। और क्या पूछ सकता है यहाँ पे, फिर वेलोसिटी, तो जो ज्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या होनी है, कम होनी है, और जो कम है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। एक आता है पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, तो जो जितना तेज जा रहा हो क्या होगा, उतना तेजी से पेनिट्रेट करेगा, ये हो जाएगा। अब आप ऐसे कंपेयर करके पढ़िएगा इसको। और एक आता है आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर, तो पेनिट्रेटिंग पावर का क्या हो जाता है, ये इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देख रहा है, मास और आयनाइजेशन पावर एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, वेलोसिटी और पेनिट्रेटिंग पावर क्या कर रहे हैं, एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चंस। बस वेलोसिटी क्या है, जो क्या होगा, मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, वो बहुत तेजी से यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए जाएगा। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या है, इतने क्वेश्चन आपके पास पूछ सकते हैं यहाँ से। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी में एक चीज हमसे और पूछता है यहाँ पे, अल्फा डीके और बीटा डीके में क्या होता है। तो अल्फा डीके और बीटा डीके, तो अल्फा डीके में क्या होता है, मास नंबर 4 डिक्रीज हो जाता है, और एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होता है। और बीटा डीके में वैसे हम लोग जनरली हमेशा क्या करते हैं, बीटा माइनस डीके करते हैं, बीटा नेगेटिव डीके, तो उसमें हम लोग ये लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बट ये हमेशा किसके लिए होता है, बीटा नेगेटिव डीके। और लेकिन बीटा पॉजिटिव डीके स्पेशली अगर इसने मेंशन कर रखा है, जो कि ये इसमें करता है, तो उसमें एटॉमिक नंबर को क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है। अगर 1 हो रहा है तो 1 डिक्रीज करना है, 2 हो रहा है तो 2 डिक्रीज करना है। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, इंक्रीज, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं बीटा माइनस डीके होता है। अब ये दोनों रिएक्शन पता होना चाहिए, बीटा माइनस डीके। तो इसमें होता क्या एक्चुअल में, इसमें एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो इसमें क्या हो, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, और इलेक्ट्रॉन का एमिशन और एंटी न्यूट्रिनो का एमिशन। और बीटा
पॉजिटिव डीके जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर घट रहा है, मीन्स प्रोटॉन घट रहा है, मीन्स प्रोटॉन क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारा निकल जाएगा पॉजिट्रॉन और क्या, न्यूट्रिनो। तो ये चीज ध्यान रखना है कि बीटा, हम लोग जब बीटा डीके बोलते हैं, या क्वेश्चन में जो कुछ ने मेंशन किया बीटा डीके, तो हम लोग बीटा माइनस डीके करते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में, अच्छा एन बाई, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें, एन बाई पी रेशियो। यहाँ पे एन बाई पी रेशियो क्या, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है, न्यूट्रॉन कम हो रहा है प्रोटॉन ज्यादा, तो मीन्स क्या होगा, डिक्रीज। और यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, एन बाई पी रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये चीज ध्यान रखना, ये एम्स लेवल का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। बीटा जब यहाँ पे अगर रिएक्शन देके पूछता है बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एन बाई पी रेशियो क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि बीटा माइनस डीके में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एन बाई पी रेशियो डिक्रीज। तो ये एम्स लेवल का क्वेश्चन से यहाँ से बन सकता है। तो बस इससे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी में नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी इसके क्वेश्चन हैं सब। अब अगला हमारा आता है यहाँ पे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से पहले हम लोग न्यूक्लियर फिजन पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग फिजन मीन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तोड़ने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, इससे रिलेटेड पावर हमसे पूछता है, पावर। तो पावर इक्वल टू, यहाँ पे हमने पढ़ा है एन ई बाई टी, बट यहाँ पे ध्यान रखना न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड कभी भी आए तो ई की वैल्यू फिक्स है, वो दे रखेगा कि एक न्यूक्लियर फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे निकल रहा है एनर्जी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रहा है। ये क्या है, ये नंबर है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम अगर दे रखा है तो ठीक है, वरना क्या देता है वो जनरली ग्राम के फॉर्म में देता है। तो ग्राम के फॉर्म में क्या लिखेंगे, नंबर दे रखा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, और क्या यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन टी। अब मोल को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। तो सीधा सीधा अगर नंबर दे रखा है तो ठीक है, वरना अगर मोल के टर्म में दे रखा है तो ये लगाएंगे, और मास के टर्म में दे रखा है तो उसको पहले मोल में कन्वर्ट करके एवोगाड्रो नंबर में कन्वर्ट करके टोटल नंबर आ जाएगा, फिर ये ऐसा लगा देंगे यहाँ पे। और न्यूक्लियर फिजन इसी में क्या आ जाता है, फिर इसी टॉपिक में रेडियो एक्टिविटी में बाइंडिंग एनर्जी भी आ जाता है। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी में याद रखना है कि हमारा जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, जो हमारा यहाँ पे अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहता है। और वो कैसे कन्वर्ट होता है, कुछ मास डिफेक्ट करके। तो यहाँ पे जो मास डिफेक्ट करता है वही क्या, वही उतनी एनर्जी उसको क्या लगी, बाइंड होने में लग गई, उतनी एनर्जी क्या लगी उसको बाइंड होने में, तो यही एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कर देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यही बता, अब डेल्टा एम क्या था, डेल्टा एम जो इनिशियल था, इनिशियल जो भी था, जेड इनिशियल मान लेते हैं एम था, कैपिटल एम ऐसे दे रखेगा कि इनिशियल कैपिटल एम इतना था, बाद में क्या देगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन देगा, जिससे आप कैलकुलेट कर सको जेड एम पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस जेड इंटू एम ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये बात की माँ, फिर हम लोग क्या एम माइनस इतना कर देते हैं, तो ये क्या आता है डेल्टा एम। तो यहाँ पे इसी से जब यहाँ पे यूनिट का खेल करता है, वो यूनिट क्या करता है, कभी कभी इसको जूल में दे देगा और कभी इसको डेल्टा एम को एएमयू में देगा। और जब ये एमयू में दिया तो हमें बाइंडिंग एनर्जी किस में निकालनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे जब वो एएमयू में देगा, मास डिफेक्ट, कभी कभी मास डिफेक्ट सीधा देता है, आपको खाली डेल्टा एम सी स्क्वायर लगा के यहाँ पे कैलकुलेट कर। तो एमयू में अगर देगा तो हमें याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी हमें किस में निकालना है, यहाँ पे निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ पे यही है कि एमयू में देगा तो किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन। अगर जूल में दे रखा है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर सीधा लगा दीजिए, उसका आंसर आना ही है। और यहाँ पे फिर आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मीन्स न्यूक्लियन होते क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी है, जितने भी है, हर एक न्यूक्लियस जो भी इसके क्या न्यूक्लियन है, एक को दूसरे से अलग करने के लिए जितनी एनर्जी होती है क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये होती है कि एक को दूसरे से अलग कर दे हम लोग, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे इसको तो ये क्या आएगा, जो भी हमारी बाइंडिंग एनर्जी हो गई डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन क्या, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। इससे रिलेटेड एक ग्राफ था, वो ग्राफ कुछ यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा
इस टाइप का था। फिलहाल ये एकदम स्ट्रेट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या डिसऑर्डर फॉलो होती है, यहाँ पे क्या डिसऑर्डर फॉलो होती है दो जगह, एकदम ऐसा नहीं, बट जो एग्जामिनर बना के देता है वो हमेशा ऐसे ही देता है। इस ग्राफ में मुझे एक चीज ये देखना था कि सबसे ज्यादा किसकी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है आयरन की, ये याद रखना आयरन की। एटॉमिक मास कभी कभी पूछता है तो क्या होता है इसका 56, यही पूछेगा आपसे कि सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है, यहाँ पे आयरन की यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे ये था रेडियो एक्टिविटी। अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ही कर लेते हैं मेटल का। तो क्लासिफिकेशन तो हम लोग किस बेसिस पे इसमें इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं हम लोग बैंड गैप के बेसिस पे करते हैं, यहाँ पे बैंड गैप के बेसिस पे करते हैं। कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा सेमीकंडक्टर है। वैसे हम लोग क्या सीधा कंडक्टिविटी के बेसिस पे करते हैं, अल्फा रो के बेसिस पे, बट हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो बैंड गैप के बेसिस पे करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कंडक्टर, जो कंडक्टर होते हैं इनके जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होते हैं ये ओवरलैप होते हैं। ये क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, इनके बीच में बहुत ही कम या होते ही नहीं एनर्जी गैप, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या आराम से यहाँ पे क्या होते हैं फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडक्टर में तो ये है। इंसुलेटर में क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में काफी गैप होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। सेमीकंडक्टर में जो ये दोनों के बीच में आ जाए, तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सेमीकंडक्टर हो गया। तो ये चीज यहाँ पे बैंड गैप के बेसिस पे था। तो आपको पहला यहाँ से सेंटेंस बना के देगा या फिर ऐसे दे देता है डायग्राम ही बना के, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में इतना एनर्जी इतना है। तो यहाँ पे आपको पहचानना होता है कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा सेमीकंडक्टर, कौन सा कंडक्टर है, ये हो जाता है। अब आता है हमारे पास एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं इसमें सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी को क्या करते हैं हम लोग बढ़ाते हैं, और कैसे बढ़ाते हैं ये चीज ध्यान रखना है। इसमें हम लोग अलग से डोपिंग कराते हैं। डोपिंग मीन्स इम्प्योरिटीज डालते हैं, अलग से इसको देते हैं जो कि कंडक्ट करा सके। या हम लोग क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं होल दे सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज, इसको यहाँ पे होल कहते हैं हम लोग जनरली। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या फिर होल देते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है Ni = Ni², n इलेक्ट्रॉन इंटू n होल। इलेक्ट्रॉन देने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, पेंटावैलेंट, कोई भी क्या रहेगा पेंटावैलेंट आइटम रहेगा। याद रखना अगर पेंटावैलेंट कह रहा है वो तो किसका कंसंट्रेशन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का दे रखा है। और अगर ट्राईवैलेंट दे रखा है तो वो होल का कंसंट्रेशन दे रखा है। ये चीज ध्यान रखना है कि अगर वो ट्राईवैलेंट का दे रखा है कोई भी ट्राईवैलेंट एटम का कंसंट्रेशन, तो इनडायरेक्टली क्या देना चाहता है वो होल का कंसंट्रेशन दे रखा है। तो आपसे Ni पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर पेंटावैलेंट का दे रखा है तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। और आगे आता है अपने पास कंडक्टिविटी का क्वेश्चन, सिग्मा = Ne × म्यू, ये फॉर्मूला, जो कि ये म्यू क्या होता है मोबिलिटी, ये क्या होता है मोबिलिटी, और ये कंडक्टिविटी होता है। तो ये हमसे यहाँ पे इतने क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सटेंसिक वैसे जल्दी कहाँ से आएगा, यहीं से आना है क्वेश्चन। एक्सटेंसिक क्या है, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। अब आते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, तो यहाँ से पता चल रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और क्या एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बना है। पी मतलब क्या, जिसमें होल हो, इसमें क्या, इसमें होल डाल के यहाँ पे क्या कंडक्टिविटी बढ़ाया हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन डाल के। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पी और ये एन टाइप, तो इसमें मेजॉरिटी क्या होंगे, इसमें मेजॉरिटी होने होल्स होने हैं, इसमें मेजॉरिटी क्या होना है, इलेक्ट्रॉन होना है, यही तो होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये मेन यहाँ पे इनका ज्वाइनिंग है,
यहाँ पे होल और ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर जाते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे कंबाइन करके न्यूट्रलाइज कर, तो न्यूट्रलाइज जब करेंगे तो फिर क्या बचेगा, तो मेजॉरिटी खत्म हो गए आसपास के, तो P था N था। अब यहाँ की मेजॉरिटी खत्म, तो यहाँ पे माइनॉरिटी रही होगी। अब यहाँ पे माइनॉरिटी क्या थी, होल रही होगी, और यहाँ पे माइनॉरिटी क्या, इलेक्ट्रॉन रही होगी। और इस होल को क्या कह सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव। तो यहाँ पे एक तरह का क्या क्रिएट हो गया, फील्ड क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक तरह का फील्ड क्रिएट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर, क्या कर देंगे यहाँ पे, डिप्लेशन लेयर। तो यहाँ पे एक अलग से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो ये समझ में आया कहाँ से आता है डिप्लेशन लेयर, इनके माइनॉरिटी कैरियर। कोई पूछे डिप्लेशन लेयर कैसे, इनके माइनॉरिटी कैरियर की वजह से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आती है पीएन जंक्शन डायोड में, पूछता है करंट। एक होता है डिफ्यूजन करंट, एक होता है ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन करंट, ये चीज ध्यान रखना है, डिफ्यूजन करंट होती है मेजॉरिटी कैरियर की वजह से, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से। और ड्रिफ्ट करंट जो होती है वो होती है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, ठीक है। ये हमारा पीएन था, तो इसमें क्या थे, होल मैक्सिमम थे मेजॉरिटी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या, होल इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे डिफ्यूजन इधर आएगा। बट ड्रिफ्ट होते हैं माइनॉरिटी की वजह से। तो इसमें माइनॉरिटी क्या थे, होल, इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारी माइनॉरिटी होल थे, इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या जाएगा, होल इधर, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि डिफ्यूजन किसकी वजह से, मेजॉरिटी, और ड्रिफ्ट किसकी वजह से, माइनॉरिटी की वजह से आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी बायएजिंग के बारे में। बायएजिंग, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे, जहां कहीं पे सर्किट में लगाते हैं, कब इसको वर्क कराते हैं, हमेशा फॉरवर्ड में कराते हैं। तो देख लेते हैं कैसे आया था ये, फॉरवर्ड में हमेशा हम लोग कराते क्यों हैं। तो हमने कहा कि अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है माइनस, ऊपर से हम कह रहे हैं कि फॉरवर्ड अगर करा रहे हैं हम लोग बायसिंग, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर होगी, ये वाली इधर होगी। तो ये क्या होती है, कम होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पतली है ना ये, तो ये कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ज्यादा क्या होगी ये, तो ये सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, सपोर्ट। तो किसको सपोर्ट कर रही है, एक तरह से डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट कर रही है। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं क्या, डिफ्यूजन करंट हमेशा क्या होता है, मिली एम्पियर में होता है, मेजॉरिटी की वजह से होता है ना, तो मीन्स ये करंट ज्यादा है, तो हम लोग कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस में क्या करेगा, ये काम करेगा। अब इसी को अगर हम रिवर्स लगा देते हैं, रिवर्स अगर हमने लगा दिया माइनस प्लस, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गई, इधर, और पहले से भी कहाँ थी इसके अंदर ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर दी, सपोर्ट। तो ये क्या कर दी, डिफ्यूजन को तो अपोज कर दी, तो डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। और ड्रिफ्ट को क्या कर रही है, ड्रिफ्ट को सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे ड्रिफ्ट को सपोर्ट कर रही है। तो ये करंट क्या होती है, तो हल्की सी बढ़ेगी जरूर पर हमें, क्योंकि पहले से ही कम थी और थोड़ी सी बढ़ी है, ठीक है। ये वैसे माइक्रो एम्पेयर के रेंज की होती है, माइक्रो एम्पेयर की। तो यहाँ पे इसी वजह से कहते हैं रिवर्स बायस में क्या होता है, काम नहीं करता है हमारा पीएन जंक्शन, होता है करंट ड्रिफ्ट की वजह से, ऐसा नहीं बट बहुत ही लो होता है, बहुत ही लो होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करती, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो डिप्लेशन लेयर ठीक हो जाता है, तो वही हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो ये चीज ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में ये चीजें थी। अब यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड आ गया, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और क्या, फुल हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। बात कर लेते हैं इसकी। तो जितना पता है हाफ वेव रेक्टिफायर मींस हाफ साइकिल ही प्रोवाइड कर रहा है, और ये पूरा साइकिल प्रोवाइड कर रहा है। देखिए कैसे होता है ये, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये हमारा सोर्स था,
तो ये हमने लगा रखा है यहाँ पे सर्किट, यहाँ पे हमने एक पीएन जंक्शन लगा रखा है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। तो अगर ये पॉजिटिव साइकिल में जाएगा तो ये प्लस, ये माइनस, तो हमारी करंट जाएगी। तो हमें अगर इनपुट हम ये दे रहे हैं, अगर ये क्या है हमारा, ये इनपुट, तो हमारा जो आउटपुट है पॉजिटिव में तो आ रहा है, पर बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव अगर देखा जाए, जैसे ये हुआ नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव, क्या हो गया, रिवर्स बायस काम ही नहीं करेगा, तो नेगेटिव साइकिल में कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो, खाली पॉजिटिव साइकिल में मिलती है, नेगेटिव में नहीं मिलती। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या है दोनों की, सेम ही है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में क्या बना रहा है, एक ही यहाँ पे वेव, यहाँ पे क्या है, एक ही वेव है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या रहने वाली है, दोनों की सेम। बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में देखा है तो ये सेम कंडीशन हमने सोच दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने 2 पीएन लगाना पड़ता है और आर लोड यहाँ रख देते हैं, आर लोड। तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस और ये नेगेटिव, तो ये पहले रिवर्स होगा, बट यहाँ से करंट जाएगी, ठीक है। तो ये काम कर रहा है अपना। तो यहाँ पे जब हमने इनपुट दिया पॉजिटिव में तो आ रहा है, फिर नेगेटिव में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब ये रिवर्स हो गया बट ये फॉरवर्ड, ये नेगेटिव में भी दे रहा है, तो नेगेटिव में क्या दे रहा है, करंट दे रहा है। अच्छा क्या कैसा देगा, पॉजिटिव ही देगा, तो ये भी क्या आएगा, ऊपर ही आना है, इसको भी कहाँ आना है, ऊपर ही आना है। तो यहाँ से पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है, ऊपर कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 और इतना कितना 2 आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, यहाँ पे 2f हो रहा है, यहाँ पे f हो रहा है। तो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में इतना पता होना चाहिए आपको कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम, और फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल होता है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे इनपुट बना के देगा, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, इनपुट एक हमें खाली क्या शो करना है, पॉजिटिव में शो करना है, ठीक है। और तो ये हमारा क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। इसके अलावा हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला आ जाएगा अपना जेनर डायोड, फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फोटो डायोड। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे है कि अगर कुछ नहीं आता तो इसमें जितना पढ़ा देता हूँ उतना ही पढ़ के चले जाइएगा। और LED लाइट एमिटिंग डायोड, और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोलर सेल, ठीक है। तो जेनर डायोड, तो जेनर डायोड का सिंबल, इसका जो सिंबल होता है हमारे पास कुछ इस तरह होता है। तो ये सिंबल, पहला नंबर सबका सिंबल इंपॉर्टेंट है, और ये काम करता है रिवर्स बायस में। और ये काम किस लिए होता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है। क्या होता है ये, वोल्टेज रेगुलेटर। मीन्स अगर किसी सर्किट में हमने जेनर डायोड को रिवर्स बायस करके लगाया, ये हमने इसको क्या किया, रिवर्स बायस करके लगाना है हमें। तो हमने अगर रिवर्स बायस करके, तो इसके अक्रॉस जो भी लोड होगा उसके अक्रॉस हमेशा क्या रखने वाला है, ये वोल्टेज सेम 6 वोल्ट रखा है तो रखा रहेगा। हाँ यहाँ चेंज करेगा, अगर इसको बढ़ाएंगे 20 वोल्ट करेंगे, ठीक है। और पहले अगर 6 था तो इस पे कितना आएगा, 14, ठीक है। अब इसको मान लो अगर 22 वोल्ट करेंगे तो ये 6 ही रहने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। तो ये हमारा हो गया जेनर डायोड। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला फोटो डायोड। सेम फोटो डायोड, यहाँ पे क्या है, फोटो डायोड सबसे पहले यहाँ पे नाम से पता चल रहा है क्या है, यहाँ पे फोटो डायोड मीन्स यहाँ पे लाइट आ रही होगी, क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। यहाँ पे ये चीज है, लाइट आ रही है तो इसका सिंबल ये, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फोटो डायोड। ये भी कैसा होता है, रिवर्स बायस। ये भी कैसा होता है, ये रिवर्स बायस। और ये क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए होता है। किसके लिए होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेक करने के लिए होता है कि लाइट की इंटेंसिटी, क्योंकि क्या जो इंटेंसिटी आएगी क्या करंट बनाएगी, तो करंट से हम क्या निकालते हैं, लाइट की इंटेंसिटी। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तीसरा LED लाइट एमिटिंग डायोड, तो पता चल रही है कि ये लाइट एमिट कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट का एमिशन करवाते हैं, करंट देके क्या करवाते हैं, लाइट का एमिशन करवा देते हैं। और ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस में। ये कैसा होता है, फॉरवर्ड। तो सबका सिंबल इंपॉर्टेंट है, खास करके ये दोनों का पूछता है हमेशा। तो ये कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस में। फिर लाइट का एमिशन करा रहा है, तो ये किस लिए यूज होगा, ये लाइट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को
किस में कर रहा है, लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, ये हो गया। अगला आता है सोलर सेल। अब सोलर सेल ये तो हमने कई बार देखा भी आसपास घर पे, क्या होता है इस पे लाइट आती है और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस पे भी तो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, बट डिफरेंस कहाँ है, ये रिवर्स बायस होता है और ये कोई बायसिंग नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या करेगा, ये लाइट को इलेक्ट्रिक कर रहा है, ये भी तो लाइट को इलेक्ट्रिक कर रहा था, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक को लाइट। ऐसे कंपेयर करके इतना ही पढ़ के जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा नहीं पूछेगा वो। लाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक में कर रहा है। बट ध्यान रखना यहाँ पे नो बायसिंग, मतलब कोई भी यहाँ पे फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्या होती है, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर थिक होती है, ताकि हमारा सरफेस एरिया क्या रहे, बड़ा रहे। तो ये था इसकी कुछ थियरी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्राफ के बारे में हम, कि जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का जो ग्राफ है वो कुछ ग्राफ आप ऐसे याद करके चले जाएगा, देख के चले जाए, ऐसा होता है ये जेनर पोटेंशियल। ये हमारा जेनर डायोड का ग्राफ हो गया। सोलर सेल का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, V और I। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सोलर सेल का ग्राफ हो गया, यहाँ पे सोलर सेल का ग्राफ। और यहाँ पे एक और ग्राफ आएगा अपने पास, वो होगा, तो ये हमारा हो गया सोलर सेल का ग्राफ। सोलर सेल में ये क्या होता है, यहाँ पे ओपन सर्किट, और ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, ये चीज याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास एक ग्राफ आता है फोटो डायोड का। तो फोटो डायोड का ग्राफ, तो फोटो डायोड मैंने कहा क्या होता है, रिवर्स बायस। तो यहाँ पे भी करंट क्या आने वाले, रिवर्स। तो ये यहाँ पे इंटेंसिटी पे डिपेंड, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी, I1 I2 I3। तो इंटेंसिटी अगर I3 ग्रेटर I2 ग्रेटर I1, तो यहाँ पे करंट बढ़ तो रही है, बस कैसा बढ़ रही है, रिवर्स डायरेक्शन में। कैसा बढ़ रहा है यहाँ पे करंट, रिवर्स डायरेक्शन में। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर भी सेमीकंडक्टर के ही बना होता है, बस इसमें कितने होते हैं, 3 सेमीकंडक्टर होते हैं। और ट्रांजिस्टर इस बेसिस पे कितने टाइप के हो जाते हैं, मेनली यहाँ पे हम लोग 2 टाइप के, PNP NPN। अब पता चल रहा है यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे N टाइप है और साइड में P टाइप है, यहाँ पे बीच में P टाइप और साइड में N टाइप के है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो हमारे 3 होते हैं यहाँ पे, तो एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है और एक एमीटर होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। बात करते हैं पहले डोपिंग की। तो डोपिंग देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, एमीटर में। क्या होगा यहाँ पे, डोपिंग मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, डोपिंग इससे कम होता है, मीन्स मीडियम। और यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम मीन्स मिनिमम। साइज की अगर बात करते हैं इसकी, तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, कलेक्टर का होता है। और सबसे कम साइज मिनिमम, और ये क्या होता है, ये मीडियम साइज होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना था, यहाँ पे इसकी बात हो गई। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, एमीटर और बेस ये कैसे होते हैं, ये होता है फॉरवर्ड बायस। कैसा होना है इसको, फॉरवर्ड बायस। और ये कैसा होना है, ये होना है रिवर्स बायस। अगर इसको एक्टिव चलाना है तो, अगर हमें इसको एक्टिव करना है तो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ इससे रिलेटेड बात। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम 3 तरह के पढ़ते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन एमिटर, इसमें क्या होता है, एमिटर हमारा क्या होता है, यहाँ पे कॉमन होना है। तो यहाँ पे आउटपुट हमेशा क्या होना है, आउटपुट तो हमेशा C होना है। तो यहाँ पे हमारा एमिटर हो जाएगा कॉमन, और ये हमारा बेस, ये कलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे करंट कहाँ आनी है, एमिटर की तरफ, एमिटर की तरफ ही आएगी करंट। और ये कॉमन बेस मीन्स हमारा बेस क्या कॉमन हो जाएगा। और क्या यहाँ पे कर सकते हैं, C आउटपुट बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, एमिटर। और एमिटर हमेशा क्या, एमिटर की तरफ ही करंट आना। और कॉमन कलेक्टर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एमिटर हो जाता है, और यहाँ पे हमारा ये कॉमन बेस हो गया, और ये क्या कॉमन कलेक्टर, तो ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। कुछ अगर इस तरह का दिखेगा, वैसे हमें सर्किट में देगा, वो तो वैसे लिख के भी दे देता है, कॉमन एमिटर है, कॉमन बेस है, क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा आता है, कई सारे फॉर्मूले, वोल्टेज गेन, पावर गेन। तो हमें ये सब नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है, हमें जो भी गेन पूछता है पावर गेन, तो हम लोग पावर गेन लिखेंगे। और पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं, VI
वी स्क्वायर बाय आर या फिर आई स्क्वायर बाय आर, ये होता है ना, आई स्क्वायर इंटू आर, ये होता है। अब हमें जो भी लिखेंगे वो आउटपुट अपॉन क्या करेंगे, इनपुट, तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इंटू आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट, ऐसे करके कर देंगे। ठीक है, हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस किसका याद करना है, यहाँ पे कॉमन एमीटर में क्या आता है, यहाँ पे बीटा, जिसको हम लोग कहते हैं करंट गेन, करंट गेन, यहाँ पे बीटा पूछता है। तो बीटा जो इसके लिए होता है कॉमन एमीटर के लिए, वो दोनों के लिए क्या होता है आउटपुट, सी सी होता है। हमें यही दोनों पढ़ना है मेनली, कॉमन एमीटर आई सी बाय आई बी करना है। तो यहाँ से पता है यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, मीन्स आई क्या है, सबसे बड़ा है, आई सबसे बड़ा, लेकिन ये क्या आई सी बड़ा और आई बी क्या उससे छोटा होता है, तो ये वैल्यू क्या आनी है, मोर देन 1 आनी है। तो इसके लिए बीटा पढ़ते हैं, और कॉमन बेस के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉमन बेस के लिए क्या पढ़ते हैं, अल्फा पढ़ते हैं। तो अल्फा क्या होता है, लेस देन 1। और फिर क्या हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा में रिलेशन पढ़ लेते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा बाय बीटा प्लस 1। तो हमें खाली इतना पढ़ना है कि अल्फा किसके लिए होता है, बीटा किसके लिए होता है। बाकी क्या, अगर पावर गेन पूछेगा तो हमें करंट गेन पता चल जाएगा अल्फा, और क्या चाहिए हमको, वोल्टेज गेन वी आउट अपॉन वी इनपुट। अब आउटपुट क्या होगा, जो कि लोड के अक्रॉस जो लगा होगा, और इनपुट क्या होगा, जो सोर्स के अक्रॉस लगा होगा। बस ये पहचान के हम लोग रख देंगे, हम फॉर्मूला नहीं याद करेंगे ज्यादा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए क्या है, कॉमन एमीटर के लिए याद करो, फिर कॉमन बेस के लिए, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा यही लगा देते हैं। पूछ लेता है कि आउटपुट रेजिस्टेंस बताओ या लोड का रेजिस्टेंस, तो आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट क्या होगा यहाँ पे, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, और क्या होगा यहाँ पे आई इनपुट अपॉन आई इनपुट। अब ये क्या लिखा है, ये अगर कॉमन एमीटर है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, और क्या लिखेंगे 1 बाय बीटा। तो हम कुछ इस तरह से चलेंगे, हमें खाली अल्फा और बीटा किसके लिए क्या है ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में एक आता है ट्रांस कंडक्टेंस, ये देख के जाएगा एम्स लेवल का, ये ट्रांस कंडक्टेंस, ये क्या होता है, ये आई आउटपुट अपॉन वी इनपुट का रेशियो होता है, आई आउटपुट अपॉन वी इनपुट का क्या होता है, ये रेशियो होता है। ठीक है, तो ये थे मॉडर्न फिजिक्स के, ये डिवीजन था। इसके अलावा जो फॉर्मूला अगर फूटा हुआ लग रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लीजिएगा।